फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। दोस्तों, फौज में एक नारा एक टाइम पे बड़ा मशहूर हुआ था जिसका नाम था बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स से मुराद ये थी कि जी दुनिया में जीपीएस है, दुनिया में सैटेलाइट है, दुनिया में बहुत सारी सहूलतें हैं कि जो आजकल फौज भी इस्तेमाल करती है। और फौज ने स्पेशली प्यादा फौज ने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तोप खाने ने जब अपने गोले मारने हो, तो पुराने जमाने में तो वो नक्शे लेके उसके ऊपर कंपस से वो निशान लगा के फिर उसके बाद कितना जमा तफरीक करके सारा मैथ्स हिसाब किताब करके वो कंपनी कमांडर या बैटरी कमांडर बताता था कि जनाब इस जाविये पे इतने एंगल पे तोप को लगा दो या इस तरफ फौज को मार्च करा दो और इतने किलोमीटर के बाद हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब से ये जीपीएस आया है, जब से ये मॉडर्न सहूलतें आई हैं, जब से ये वे पॉइंट्स आए हैं, तो अब जो वो कहते ही हैं पुराने फौजी बाबे मेरी तरह के कि ये जो लेफ्टिनेंट कप्तान है इनको पता ही नहीं है जाना किधर है, ये टेरेन पढ़ ही नहीं सकते, इनको सिर्फ जीपीएस चाहिए, अगर वो बंद कर दो तो ये कभी अपनी मंजिल पे अपने टारगेट पे पहुंच ही नहीं सकते। तब फौज में एक नारा लगा था बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स से मुराद ये थी कि जी जो बुनियादी क्राफ्ट्समैनशिप है जिसमें कंपस को पढ़ना जिसमें कंपस को पढ़ना, शुमाल जनूब को मालूम होना, इसी तरीके से जो है मैप को पढ़ना, फिर उसके बाद ग्राउंड को पढ़ना, तो ये बेसिक फील्ड क्राफ्ट जब तक नहीं आएगा तो तब तक मतलब भले जितनी भी जदीद सहूलतें हासिल हो जाएं, आपको बेसिक फील्ड क्राफ्ट आना चाहिए। और ये बहुत जरूरी होगा, वो इसलिए कि अगर ये सैटेलाइट बंद हो जाए, ये बिजली बंद हो जाए, ये जीपीएस बंद हो जाए, तो तब आपकी फौज जो है इतनी तैयार हो कि वो फिर भी अपने टारगेट के ऊपर पहुंच सके। तो वो बड़ी अच्छी टर्म थी बैक टू बेसिक्स। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे आपको भी एक भाषण देना चाहिए कि भाई बैक टू बेसिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक फील्ड क्राफ्ट हम सबको कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि टॉल पे टॉल लग गया है। मतलब मैंने भी ख्याली पुलाव पकाए थे, लेकिन ऐसा ख्याली पुलाव मैंने भी नहीं पकाया था कि ये टॉल के ऊपर भी टॉल लगा देंगे अमेरिका के सदर। और आप देखें कि अमेरिका के सदर ने टॉल के ऊपर टॉल लगा दिया। तब टॉल पे टॉल से क्या मुराद है जनाब? टॉल पे टॉल से मुराद ये है कि वो आपको मालूम है कि जी ये अपने हुर्मत से सब कुछ गुजरता है, जो तेल हम तक आता है, जो हम अपनी घरों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जो सारी ये एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाजों को ईरान ने ये कहा कि जी हम आप पे टॉल लगाएंगे और आप ये टॉल दें और उसके बाद जाएं मजे करें। $1 मिलियन, $2 मिलियन, $1 पर बैरल, जो भी आप उसको कहें, क्योंकि लाखों बैरल तेल जो है वो इन बहरी जहाजों के ऊपर आता है। तो अब अमेरिका ने ये कहा है कि जी तुमने चूंकि हमारे साथ सुलह नहीं की, इस्लामाबाद में आपके साथ 21 घंटे जाया किए। वैसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है कि 40-45 साल के बाद उनको आमने सामने बिठा दिया और खुद भी टेबल पे बैठे कि जो 45 साल से जिन्होंने बराह रास्त एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं की थी। आप में से जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मालूम होना चाहिए कि ओमान के जो सफारतकार या वजारत खारजा के लोग थे, वो एक कमरे में जाते थे, वहां पे जाके अमरीकियों से सुनते थे, फिर उनकी बात लेके दूसरे कमरे में ईरानियों को बताते थे, फिर वहां से उनकी बातचीत लेके वापस अमरीकियों को बताते थे। मतलब इन दोनों अफ्रीकैन ने ईरानी अमरीकी से डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप ये देखें कि इतनी खतरनाक जंग के बाद कि जिसमें इतने उनके अजीम लीडर और सब बच्चे और मतलब सारी शहादतें आपको मालूम है, उसके बावजूद पाकिस्तान की क्या जबरदस्त सफारतकारी थी कि पाकिस्तान ने कहा कि देखो आमने सामने बैठ के खुद एक दूसरे से बात करो, हमें ना बीच में वो करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंटली आप बातचीत करें। जो अंदाज है दूसरे के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लहजे बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वो लहजों को भी आप खुद देख लें अपनी आंखों के साथ। तो बहरहाल पाकिस्तान ने पहली दफा बराह रास्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवाए कि जो 21 घंटे तवील थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी बातों पर इतफाक हो गया। 3-4 बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इतफाक नहीं हो सका, और उसमें एक बड़ी बात जो है वो न्यूक्लियर है, लेकिन उसके अलावा अपनाए हुर्मस है। सही तकलीफ, बुनियादी तकलीफ जो है वो अपनाए हुर्मस की है। आप अपनाए हुर्मस को यूं समझें कि ईरान ने सबको यहां से पकड़ लिया है तो अब कोई हिल नहीं सकता, मतलब बड़ा मुश्किल है वो शिकंजा छुड़वाना। तो अब अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका के सदर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने टॉल लगा लिया है, वो तो हम नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जो अपना हुर्मत से बाहर आएगा उसको हम पकड़ लेंगे, उसके ऊपर हम टॉल लगा देंगे। तो टॉल के ऊपर टॉल लग गया।
अब टॉल के ऊपर टॉल लगने से क्या हुआ है कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, मतलब दोबारा से खौफ हरास फैल गया है, वो स्टॉक मार्केटें क्रैश कर रही हैं क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो दोबारा से डर गए हैं। मेरी बड़ी हमदर्दी है उन लोगों के साथ कि जिन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वो ईरानी रियाल खरीद दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े समझदार लोग हैं कि जो समझते हैं कि जी यकायक ये छक्का लग जाएगा, सुना भी था कि उनका छक्का लगना भी वाला है। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब टॉल के ऊपर टॉल लग चुके हैं। लेकिन ये तो होगी शतरंज की एक चाल कि ईरान ने टॉल लगाया, अब वो उन्होंने चाल चली, तो उसके जवाब में अमेरिका ने अब ये चाल चल दी है कि उन्होंने कहा कि हम आगे से टॉल बंद कर देंगे। तो अब कतर तो बंद हो गया, बहरीन भी बंद हो गया, ये कुवैत भी बंद हो गया, ईरान भी बंद हो गया। लेकिन फिर भी अब ये ओमान अबू धाबी के पास फिर भी रास्ता है, सऊदीया के पास वो रेड सी से रास्ता है कि वहां से वो अपना तेल या बाकी जो काम है वो चलाते रहे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह है कि जो दोनों तरफ लगते हैं। तो अब मसला ये है कि जी ये तो सब बंद हो गए, तो अब मसला ये है कि फिर भी तेल की कमी तो हो जाएगी। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अगर ईरान ने अपने हुतीज को, कि जिनको पहले अमेरिका के सदर ने बड़ी बार लटका के देखा है, अगर उनको एक्टिवेट कर दिया तो फिर बाबल मंदब बंद हो जाएगा कि जो सऊदीया से तेल आता है। तो फिर आप यूं समझें कि सारे का सारा तेल जो है वो रुक गया। अब सारे का सारा तेल जब रुक जाएगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जी अमेरिका के पास तो अपना तेल है, सब कुछ है, जो कुछ भी है, लेकिन कितने दिन दुनिया इससे बच के रह सकेगी? तो मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ सब कुछ, उसके मुताबिक ऑलरेडी 15 अप्रैल वो दिन था कि जहां पे बहुत खतरनाक सूरत हाल ये ऑयल मार्केट्स में पैदा हो जाएगी। और अब अगर ये टॉल पे टॉल लग गया है, और अगर बीच में ये खबर भी आ गई कि हूतियों ने बाबल मंदब बंद कर दिया है, तो फिर तेल ये $100 से 105, 105 से 106, 109 नहीं जाएगा, बल्कि ये फिर 150, 150 से 200, 200 से 250 इस तरह जाएगा। और अगर ये इस तरीके से गया तो आप यूं समझें सादा अल्फाज में कि 500 से 1500 रुपए लीटर हो जाएगा तेल। तो 1500 रुपए लीटर के ऊपर आप मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ियां चलेंगी, कौन सी सब्जियां पहुंचेंगी, कौन सा जो है सामान तस्सील होगा, कौन से आवाम जो है अपने दफ्तर को पहुंचेंगे, कौन सी वो, अब जब बिजनेसेस कमाएंगे नहीं तो वो लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप आगे पूरा अपना हिसाब लगा लें। इसके अलावा वो जो फर्टिलाइजर का कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंचेगा, वो जो हीलियम का कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंचेगा, वो जो कह रहे हैं कि ये फसलें नहीं उगेंगी, दुनिया में कहत आ जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ये सब कुछ तो वो अपनी जगह पे इलादा है। तो मेरी समझ के मुताबिक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल कि जिसमें बहुत सारे ममालिक, जिसमें हम भी शामिल हैं, कि वो तो शायद अपने जो ड्यूज हैं वो अदा ही ना कर सकें और दिवालिया हो जाएं बगैर किसी बहस के। अब दिवालिया क्या होता है? दिवालिया ये होता है कि जी एकदम से आप कहेंगे मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन 1 लाख रुपए की आपको एक डब रोटी भी शायद ना मिले, और ये दुनिया में हुआ हुआ है। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो दुनिया में पहले ना हुई हो। लेकिन साथ जो बड़ा खतरा है मुझे वो ये लगता है कि जी शायद अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होने लगी हो तो उसमें कहीं एटमी तरफ ना चले जाएं, कि जहां पे वो कहें कि जी बस उड़ा दो हर चीज को, जो बचेगा फिर उसको देखेंगे। क्योंकि वो वो बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल होगी। और उसमें ये भी याद रखिएगा कि अब दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी ईरान के पास ऐन मुमकिन है कि ये सलाहियत मौजूद हो कि अगर उसके ऊपर एटमी हमला हो भी जाए तो वो हफ्ते 10 दिन के बाद जवाबी एटमी वार कर सके। और वो जवाबी एटमी वार वो अमेरिका पे तो शायद ना कर सके, लेकिन इसराइल के ऊपर वो कर सकता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, और क्या फिर ईरान हर तरफ ये जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसी तरह उड़ा देगा जिस तरह के ईरान ने कहा है कि अगर उसकी सलामती को या बका को खतरा हुआ तो ईरान वो सब कुछ उड़ा देगा। तो अप्रैल बड़ी खतरनाक है। आप लोग कहेंगे कि मेजर साहब आपने तो बड़ा जबरदस्त किया है कि जी ये जो 19 तक, जब तक कि ये चंद दिन ये डेडलाइन चल रही है, तो आप तो खैर से यूरोप में जाके बैठ गए हैं। लेकिन ये है कि वो, लेकिन मैं भाइयों एक काम से है वो, और वो कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मुझे अभी तक वापस होना चाहिए था, लेकिन वो चहल पहल में अब जाके वो बना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे आने से पहले ये सब सेटल हो जाए। तो अगर नहीं हुआ तो क्या पता आपके भाई को भी वापसी की कोई फ्लाइट मिले ना मिले, क्योंकि फ्यूल की फिर इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। तो बहरहाल बड़ी ही गैर यकीनी सूरत हाल है, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं।
لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.